हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो है सामाजिक अध्ययन। आपको पता है कि आपकी जो 10 बजे की क्लास होती है वो सामाजिक अध्ययन की होती है, और आज हम सामाजिक अध्ययन में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 को। ठीक है, चैप्टर 9 को आज हम पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर 9 जो है उसमें हम आज का जो टॉपिक है वो है आपका विविधता में। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। विविधता में एकता तथा राष्ट्रीय एकता के प्रतीक, इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। इन सभी चीजों से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, क्योंकि आपके राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय जो है पक्षी क्या है, ये सभी आप चीज पढ़े होंगे ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जितने बच्चे नए हैं चैनल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे, है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, पहला जो टॉपिक है वो है आपका विविधता में एकता। ठीक, क्या है? विविधता में एकता। ठीक, तो इसको देखेंगे ये क्या होता है, क्या है, कैसे है, तो समझिएगा। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक भाषाएं, धर्मों तथा संप्रदायों के लोग निवास करते हैं। आप सभी को पता है हमारा जो भारत है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, है ना। जिनकी वेशभूषा, रहन सहन, रीति रिवाज तथा परंपराओं में अनेक विविधताएं हैं। विविधताएं मतलब होता है भिन्नता, अलग अलग। ठीक, यानी हमारे भारत में अलग अलग धर्म के लोग हैं। हर धर्म के एक अलग उनके पहनावे हैं, है ना। उनका रहन सहन अलग है, उनके रीति रिवाज अलग है, उनकी परंपराएं अलग हैं। तो यही कहने का मतलब है। फिर इन विविधताओं के होते हुए भी भारत के लोगों में पारस्परिक प्रेम, त्याग एवं भाईचारा दिखाई पड़ता है। इसी में ही हम क्या कहते हैं, विविधता में एकता। यानी हर धर्म के लोग हैं, ठीक, और क्या बोलते हैं, सभी का अपना भाषा है, अपनी जो है वेशभूषा है, रहन सहन है, रीति रिवाज है, परंपरा है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, उसके बाद भी हमारे भारत में लोगों के बीच में जो प्रेम है, उनके बीच में जो भाईचारा है, जो एक दूसरे के लिए त्याग है, वो दिखाई पड़ता है। इसी को हम कहते हैं विविधता में एकता। यानी कि इतने अलग होने के बाद भी सब एक साथ यूनिटी में जुड़े होते हैं। ठीक, हालांकि जो छोटी मोटी चीजें होती हैं उसको इग्नोर किया करिए, है ना। चलिए, संपूर्ण भारत एक संगठित राष्ट्र है। हमारा जो पूरा भारत है वो क्या है, एक संगठित, यानी बिल्कुल यूनाइटेड टाइप, यानी सब एक साथ जुटे हुए होते हैं, एक साथ रहने वाले देश हैं। ठीक, सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। देखिएगा अगला जो टॉपिक है वो है भारत के संदर्भ में विविधताओं को निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया है। यानी हमारे भारत में, भारत के संदर्भ में जो अलग अलग विविधताएं हैं, यानी अलग अलग जो भिन्नताएं हैं, अलग अलग भिन्नताएं हैं हमारे भारत में, उस रूप पे, ठीक, उसके बेस पे जो डिवाइड किया गया है या वर्गीकृत किया गया है उसको हम देखेंगे। ठीक, पहला है आपका भौगोलिक विविधता में एकता। अब देखिएगा भौगोलिक विविधता, यानी आप सभी को पता है कि जो आपका इधर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है, इधर का जो साइड है वहां पे क्या है, वहां का जो भौगोलिक परिवेश है वो अलग है। आप लोग अच्छे से परिचित हैं, जियोग्राफी में आपको पढ़ाया गया है। तो फिर जो आपके इधर राजस्थान के साइड है, वहां का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो अलग है। इधर जो पश्चिमी साइड, सॉरी पूर्वी साइड है, वहां का जो है वो अलग है। ठीक, दक्षिणी साइड जो है, यहाँ का जो भौगोलिक रचनाएं है वो अलग है। ठीक है, बात आई समझ में। उसके बाद दूसरा है आपका सामाजिक विविधता में एकता। ठीक, सामाजिक विविधता में एकता, हर एक लोग अलग अलग समाज से संबंधित होते हैं। जैसे आपके जो है, अब इसको यहाँ पे धर्म के अनुसार कह सकते हैं। ठीक, यानी सामाजिक विविधता में एकता, अलग अलग सोसाइटी से सब रहते हैं तो वहां पे भी अलग अलग भिन्नताएं होती है, फिर भी वहां पे यूनिटी होती है। धार्मिक विविधता में एकता, यानी कि कहने का मतलब है अलग अलग धर्म के लोग हैं, फिर भी वहां पे यूनिटी है ना। अगला है आपका राजनीतिक विविधता में एकता, है ना। राजनीति भी बहुत सारी होती है, बहुत पार्टीज होती हैं, अलग अलग पार्टी होती है, फिर भी यूनिटी तो यहाँ होती नहीं। फिर भी कह सकते हैं कि हाँ, कभी हमारे भारत पे कोई बात बनती है तो सब एक साथ
जुट होते हैं कि नहीं होते हैं, वो तो आज की कंडीशन खराब है। नहीं तो हालांकि पहले उठा के देखा जाए इतिहास, तो पहले की राजनीति में सर यूनिटी तो होती ही थी। ठीक। अगला है आपका सांस्कृतिक विविधता में एकता, और लास्ट है आपका सर्वधर्म समभाव। ये आपके क्या है, भारत के संदर्भ में जो अलग अलग क्षेत्र में आपकी विभिन्नताएं हैं वो सारी चीजें हैं। ठीक। उसके बाद आता है राष्ट्रीय एकता। ठीक। राष्ट्रीय एकता क्या है, तो देखिएगा, राष्ट्र देश में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मतभेदों एवं असमानताओं के बाद भी आपस में एकजुटता का होना, यही आपकी क्या है, राष्ट्रीय एकता है। ठीक। राष्ट्रीय एकता की वह भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा, सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रीय एकता है, यह एक ऐसी भावना है जो अलग 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 धर्म के लोग होते हैं, अलग संप्रदाय के लोग होते हैं, अलग अलग जाति के लोग होते हैं, उनकी वेशभूषा अलग है, उनकी सभ्यता और संस्कृति अलग है, फिर भी क्या होता है, वो सभी एक सूत्र में क्या होते हैं, पिरोए रखते हैं। एक सूत्र में क्या होता है, वो जो है बंधे हुए होते हैं। ठीक। अनेक विभिन्नताओं के बाद भी सभी मिलजुल कर रहते हैं। ठीक। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त एवं संगठित बनाती है, यानी कि इतनी सारी अलग अलग भिन्नताएं होने के बाद भी सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक। और किसी भी देश में अगर राष्ट्रीय एकता है, ठीक, यानी अगर सभी के बीच में यूनिटी है, तो वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है वो फैमिली। आप मान लीजिए आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में बहुत यूनिटी है, ठीक, सबकी सोच भिन्न भिन्न है, लेकिन फिर भी वो क्या है, एक है ना। तो जब वो एक होते हैं तो क्या होता है, वो बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं, सशक्त होते हैं। ऐसे ही हमारा देश है, हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं, है ना, अलग जाति के लोग हैं, अलग संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, सबकी सभ्यता अलग है, फिर भी वो सब एक जुट रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो देश है वो सशक्त एवं स्ट्रांग बनता है। बात आई समझ में, ये आपकी राष्ट्रीय एकता है। अब हम लोग जो है देख लेंगे राष्ट्रीय एकता के जो प्रमुख प्रतीक है, उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक। चलिए देखिएगा, तो राष्ट्रीय एकता की प्रमुख प्रतीक, ये सभी चीजें आप पढ़े होंगे, बट यहाँ पे याद कर लीजिए, प्रश्न यहाँ से बनता है। अगर आपसे पूछे राष्ट्र ध्वज, तो तिरंगा। ठीक। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम। राष्ट्रगान तो जनगण मन। 52 सेकंड में खत्म होता है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर का बहुविकल्पी में बना है। ठीक। राष्ट्रीय सेना तो जल थल वायु, ये आपके राष्ट्रीय सेना है। ठीक। अगला है आपका राष्ट्रीय मुद्रा, तो रुपया जो है वो आपका राष्ट्रीय मुद्रा है। ठीक। अगला है आपका राष्ट्रीय पशु, तो शेर जो है वो आपका राष्ट्रीय पशु है। ठीक। राष्ट्रीय खेल तो हॉकी जो है वो आपका राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय पक्षी तो मोर जो है वो आपका राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक। राष्ट्रीय पुष्प तो कमल जो है वो आपका राष्ट्रीय पुष्प है। अगला है आपका राजकीय प्रतीक, तो अशोक चिन्ह जो है वो आपका है राजकीय प्रतीक। ठीक। अगला है आपका भारत का राज चिन्ह, तो जो भारत का राज चिन्ह है वो है आपका अशोक स्तंभ, यानी सिंह स्तंभ। ठीक। तो ये सभी आपके राष्ट्रीय प्रतीक हो गए। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो अधिक बनते हैं। अब हम लोग यहाँ से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को देख लेंगे। ठीक। यहाँ से हम लोग जुड़े हुए प्रश्नों को देख लेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रगान के रचयिता हैं। ठीक। राष्ट्रगान के आपके रचयिता कौन है? पहला है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी, फिर जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद फिर महात्मा गांधी। तो देखिएगा, राष्ट्रगान के जो रचयिता है वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है गुलाब, कमल, लिली या फिर गेंदा? वह भी हमने पढ़ा। भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है आपका कमल। ठीक। अगला प्रश्न है, वर्तमान विश्व की अत्यंत भयावह समस्या है, यानी कहने का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में जो विश्व की यानी पूरे वर्ल्ड की जो सबसे ज्यादा भयावह यानी डरावनी स्थिति है, और फिर बहुत ही ज्यादा ऊपर लेवल की जो समस्या है वो कौन सी समस्या है? वैश्विक मंदी,
सुनामी, आतंकवाद या फिर परमाणु अस्त्र। तो जो आतंकवाद है ना, वर्तमान टाइम पे ये विश्व की सबसे बड़ी भयावह यानी डराने वाली समस्या है। ठीक है, चलिए। और इससे संबंधित आप लोग न्यूज में हर एक चीजें पढ़ते भी होंगे। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक तत्व है। राष्ट्रीय एकता के जो मार्ग है यानी कि जो पूरे देश की जो यूनिटी होती है, उसमें कौन सी चीजें हैं जो बाधक के रूप में कार्य करती हैं? भाषावाद, क्षेत्रीयतावाद, सांप्रदायिकतावाद या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिएगा, ये तीनों चीज आपकी क्या होती है, हमारे देश की जो यूनिटी है उसमें बाधक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, जो कि बहुत गलत चीजें हैं। ये बाधक बाधक यानी रुकावट पैदा करती है राष्ट्रीय एकता में। अगला प्रश्न है, पंच पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक, तो ये आपके अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रश्न पहले पूछ दिया है, कोई बात नहीं। जो पंचशील सिद्धांत है ना, इसका जो प्रतिपादन किया था वो कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर वीपी सिंह। तो जो पंचशील सिद्धांत है, इसका जो प्रतिपादन किया था वो आपके किए थे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंचशील का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, ये आप पढ़ चुके हैं। यूएनओ संघ की स्थापना की गई। ठीक, 24 अक्टूबर 1945, 22 जुलाई 1946, 24 अक्टूबर 1939, 14 सितंबर 1948। तो आपके 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है। ठीक, अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान के गायन की अवधि है, कितनी अवधि है? तो ये आपको पता है 52 सेकंड है ना, कितनी है? 52 सेकंड है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए पहला जो प्रश्न था ना, पहला जो प्रश्न था उसमें ये पूछा था कि आपके राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी ना, सॉरी, राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? तो वहां पे हमने पढ़ा रविंद्रनाथ टैगोर। वहां पे हमसे पूछा था राष्ट्रगान, है ना, वहां पे पूछा था राष्ट्रगान। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत की जो रचना की थी वो आपकी किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, विवेकानंद या फिर श्यामलाल गुप्ता। तो देखिएगा, आपके जो राष्ट्रीय गीत की रचना की थी वो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। ठीक, अगला प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के बीच में स्थित चक्र का रंग है, यानी हमारा जो झंडा है उसमें जो बीच में आपके होता है, ये चक्र होता है, वो किस कलर का होता है? नीला, लाल, काला, सफेद। तो आपके कौन सा कलर होता है? नीला होता है। ठीक, कौन सा होता है? नीला होता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है, यह कथन किसका है? कैलाश नाथ शर्मा, काका कालेलकर, के एम पन्नेकर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, तो देखिएगा, किसका कथन है ये? आपके के एम पन्नेकर का। ठीक, किसका? के एम पन्नेकर का। अगला प्रश्न है आपका, अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत। तो अनुच्छेद 13, 16, 17, 18। अनुच्छेद 17 में जो है आपकी अस्पृश्यता का समाप्त करने की व्यवस्था है। ठीक, जो छुआछूत वाली चीजें थी कि हाँ हम गरीब वर्ग के लोग हैं, ये उच्च वर्ग के हैं, तो छुआछूत नहीं, ये सारी चीजें, जो ये सारी भावनाएं थी, इसको खत्म किया गया अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक, चलिए। अगला प्रश्न है आपका, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? 216, 219, 218 या फिर आपके 330। ठीक, तो देखिएगा, आपके अनुच्छेद 330 में आपके अनुसूचित जनजातियों और जातियों के लिए आरक्षण का जो है प्रावधान है। एक चीज याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि अगर आपके सिलेबस में अनुच्छेद नहीं दिया गया है तो ना पूछे। ठीक, क्योंकि आपका जो फोर्थ सेमेस्टर है, ये तीनों सेमेस्टर को मिला के प्रश्न दे सकता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, NAM यानी नाम का दूसरा सम्मेलन आयोजित हुआ चीन में, जापान में, मिस्र में या फिर आपके अमेरिका में? तो देखिएगा, नाम का जो दूसरा सम्मेलन आयोजित हुआ है वो हुआ है आपके मिस्र यानी काहिरा में। ठीक, चलिए। अगला प्रश्न है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। तो जो पंचशील के सिद्धांत थे जो आपके जवाहरलाल नेहरू ने दिए हैं, इसका प्रतिपादन कब हुआ? 29 अप्रैल 1957,
29 अप्रैल 1954, 29 मार्च 1959 या फिर 29 जून 1955। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिएगा। तो आपके 29 अप्रैल 1954 को पंचशील का जो सिद्धांत था वो आपके प्रतिपादित किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कब किया? हालांकि ये सारे क्वेश्चन आते नहीं है, बट ऐसे ही क्वेश्चन जब आते हैं तो हमको लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ है ना। चलिए देख लेते हैं। तो उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण आपके किया था आपके 1950। ठीक, अगला प्रश्न है, साइप्रस को इंग्लैंड से स्वतंत्रता कब मिली? ठीक है, साइप्रस को इंग्लैंड से स्वतंत्रता कब मिली? तो देखिएगा, 1956 में, 1988 में, 1958 में या फिर 1960 में। ठीक है, तो आपके साइप्रस को इंग्लैंड से जो है स्वतंत्रता कब मिली आपकी? 1960। अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांतों पर समझौता किन देशों के बीच हुआ? आपके पंचशील सिद्धांतों पर जो समझौता हुआ वो किन देशों के बीच हुआ? भारत और चीन, भारत और जापान, जापान और चीन, भारत और अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिएगा। तो भारत और चीन के बीच में जो समझौता हुआ वही आपका पंचशील सिद्धांतों पर आपके भारत और चीन का जो है समझौता हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है, आतंकवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? चीन में, जापान में, ब्रुसेल्स में या फिर भारत में? ठीक, तो देखिएगा जो आतंकवाद शब्द है ना, इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो सबसे पहले आपके ब्रुसेल्स में किया गया। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है? मोर है, हाथी है, बाघ है, कंगारू है। ठीक, देखिए वहां पे मैंने शेर लिखाया है ना, आई थिंक शेर है, उसको कट करके सही कर दीजिएगा, है ना, उसको कट करके सही कर देंगे। यहाँ पे आपका क्या होगा? बाघ होगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, मुझे लग ही रहा था। चलिए, हाँ ये देखिएगा, यहाँ पे एक बार करेक्शन कर लीजिएगा, ये आपका शेर नहीं है। ठीक, यहाँ पे शेर नहीं है, यहाँ पे आपका क्या है? बाघ है। ठीक, यहाँ पे आपका क्या है? बाघ है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स मिलेगी तो वहां पे करेक्शन हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, आई होप अब सही दिख रहा होगा, जूम कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है हंस, तोता, मोर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो मोर है ये है आपका राष्ट्रीय पक्षी। ठीक, राष्ट्रीय पंछी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता में सहायक तत्व है राजनीतिक दल, भाषावाद, सांप्रदायिकता या फिर आपके राष्ट्रभाषा? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिएगा। राष्ट्रीय एकता में जो सहायक तत्व है वो आपकी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वेज नहर विवाद कब हुआ? आपका जो स्वेज नहर है ना, इस पे जो विवाद हुआ था वो कब हुआ था आपसे पूछ रहा है। तो कब हुआ था? जुलाई 1956 में, अगस्त 1957 में, जून 1960 में या फिर मई 1954 में? जो स्वेज नहर विवाद हुआ था वो आपका हुआ था जुलाई 1956 में। कब हुआ था? जुलाई 1956 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कर्मा लोक नृत्य है, आपका जो एक कर्मा है ये एक लोक नृत्य है, ये कहाँ का लोक नृत्य है? महोबा का, पूर्वांचल का, ब्रज का या फिर आपके सोनभद्र का? तो देखिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपका कर्मा लोक नृत्य है ना ये आपके सोनभद्र का है। ठीक, कहाँ का है? सोनभद्र का है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कहाँ के हैं और पूछ कहाँ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन किसकी पहल पर आयोजित हुआ? मार्शल टीटो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुरेश तेंदुलकर या फिर एम एस स्वामीनाथन? ठीक, आपका जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो किसकी पहल पे शुरू किया गया? ठीक है, तो देखिएगा किसकी पहल पे किया गया था? आपके मार्शल टीटो की पहल पे आपके गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, मानवा अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, 13 नवंबर को या फिर आपके 10 दिसंबर को?
तो आपका जो मानवाधिकार दिवस है वो आपके मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक, कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला है आपका पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, ठीक है, या फिर आपका अनाक्रमण, ठीक है, या फिर आपका अनाक्रमण, या फिर आपका अहस्तक्षेप, या फिर आपका शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि जो पंचशील है इसके जो सिद्धांत है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो उसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपके शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बात आई समझ में? तो देखिएगा, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, परेशान मत होइएगा। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बट थोड़े कम बनते हैं। ठीक है, और जो बहुत ही ज्यादा थे आपके, जहां तक मुझे लगा कि आप लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है नॉलेज के लिए भी, एग्जाम के लिए भी, सभी चीजों को आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है। बात आई समझ में? तो चलिए ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। ठीक, फिनिश होता है। अब हम लोग कल की क्लास में न्यू चैप्टर लेके आएंगे, उसको नया चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।